नमस्कार, मैं डॉक्टर विपुल कणागरा, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गुजरात आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज, अहमदाबाद। आज हम बात करेंगे 1776 के अमेरिकन स्वातंत्र संग्राम की, जिसे अमेरिकन रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। यह स्वातंत्र संग्राम अमेरिका की 13 कॉलोनियां और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया था। तो आज हम सबसे पहले यह 13 कॉलोनियों का एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुआ उसकी बात करेंगे। स्पेन का राजा फर्डिनांड और रानी इसाबेला की आर्थिक मदद से क्रिस्टोफर कोलंबस 12 अक्टूबर 1492 में बहामा द्वीप समूह का गुआनाहानी द्वीप पर पहुंचा। कोलंबस ने गुआनाहानी में स्पेन का झंडा गाड़ दिया। उसने इस द्वीप का नया नाम सैन साल्वाडोर रखा। इसके बाद अमेरिगो वेस्पुची वहां पहुंचा और इस प्रदेश को न्यू वर्ल्ड के नाम से संबोधित किया। उनके लिए अमेरिका नाम का प्रथम प्रयोग एक जर्मन पब्लिशर द्वारा 1507 में किया गया। सन 1565 में स्पेनिश लोगों ने फ्लोरिडा में अपनी पहली कॉलोनी स्थापित की। उसके बाद इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड, स्वीडन, पोर्टुगल और कई यूरोपियन देशों से जहाज अमेरिका के पूर्वीय तट पर जाने लगे। अमेरिकी सोना चांदी पाने के लिए स्पेन और इंग्लैंड के बीच 16वीं शताब्दी में भीषण जलयुद्ध हुआ, जिसमें स्पेन की हार हुई। उसके बाद रानी एलिजाबेथ के खुले समर्थन से इंग्लैंड ने अमेरिका में अपने लोगों को बसाना शुरू किया। सन 1606 में इंग्लैंड के राजा जेम्स फर्स्ट ने इंग्लैंड की 2 कंपनी लंदन और प्लिम्थ को कॉलोनियां स्थापित करने और व्यापार करने की परमिशन दी, जिसके कारण अंग्रेजों ने जेम्स नदी के तट पर जेम्स टाउन की स्थापना की, जो फर्स्ट अंग्रेजी वसाहत थी। बाद में इंग्लैंड ने अमेरिका में आहिस्ता आहिस्ता 13 कॉलोनियों की स्थापना की। अब हम बात करेंगे स्वातंत्र संग्राम से पहले कॉलोनियों में कैसे वहीवट होता था। अमेरिका स्थित टोटल 13 ब्रिटिश कॉलोनियों के प्रत्येक कॉलोनी में शासन का संचालन गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी समिति के अधीन विधानसभा द्वारा होता था। गवर्नर की नियुक्ति ब्रिटिश सत्ता द्वारा की जाती थी, जबकि विधानसभा का गठन विशिष्ट मतदाताओं द्वारा निर्वाचन के फलस्वरूप होता था। इस शासन व्यवस्था पर अंतिम और निर्णायक नियंत्रण ब्रिटिश सत्ता का ही था और उसमें ब्रिटिश हितों को ही प्राथमिकता दी जाती थी। अब हम बात करेंगे स्वातंत्र संग्राम के मेन रीजंस की, जिसमें फर्स्ट कारण है नेविगेशन एक्ट। नेविगेशन एक्ट के तहत कॉलोनियों को अपना व्यापार के लिए केवल इंग्लैंड के वाहनों का ही इस्तेमाल करना होता था और जो चीजें इंग्लैंड में उत्पादित होती है उन चीजों के उत्पादन पर कॉलोनियों में नियंत्रण स्थापित किया गया था और कोई भी चीज दूसरे देश के साथ आयात एवं निकास वाया इंग्लैंड से ही हो सकती थी और अमेरिका में उत्पादित कपास एवं तंबाकू वे केवल इंग्लैंड को ही बेच सकते थे। ये सब नियम से संस्थानवादियों यानी कि कॉलोनियन वासियों नाराज थे। दूसरा कारण है सप्तवार्षिक युद्ध। सप्तवार्षिक युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस में सन 1756 से 1763 के बीच हुआ। यह युद्ध उस समय भारत, अमेरिका और अन्य देशों में भी लड़ा गया। इस युद्ध से पूर्व तक कॉलोनियन वासी इंग्लैंड से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे, क्योंकि वे कनाडा में फ्रांस विरुद्ध अकेले अपनी रक्षा करने में असमर्थ थे। लेकिन इस युद्ध में फ्रांस के पराजय के साथ ही यह भय समाप्त हो गया। अब कॉलोनियन वासियों का एकमात्र लक्ष्य इंग्लैंड को बेदखल करना था। इस युद्ध पर टिप्पणी करते हुए प्रोफेसर पोलार्ड ने कहा है, फ्रांस की पराजय ने अमेरिकन वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया। उसके बाद का कारण है प्रधानमंत्री ग्रैनविले के कानून। सप्तवार्षिक युद्ध में इंग्लैंड की काफी आर्थिक क्षति हुई थी। यह क्षतिपूर्ति हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रैनविले ने 1765 में स्टैंप एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार सभी अदालती कागजों, अखबारों आदि पर 20 शिलिंग का स्टैंप लगाना अनिवार्य था। इस कानून से कॉलोनियों में व्यापक विरोध भावना जाग उठी और कॉलोनियन वासियों ने ब्रिटेन से आने वाली सभी चीज वस्तुओं का बहिष्कार करने का निश्चय किया। सन 1767 में ब्रिटिश संसद ने उपभोक्ता वस्तुओं पर कर लगाया। ये वस्तुओं थी कागज, शीशा, चाय एवं शुगर। कॉलोनियन वासियों ने इन करों का व्यापक विरोध किया तथा सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं जैसा नारा दिया। ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों का विरोध करने के लिए कॉलोनियन वासियों ने स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्री
आदि संस्थाएं स्थापित की। उसके बाद लेखक एवं प्रचारकों की भूमिका, जिसमें थॉमस पेन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, पैट्रिक हेनी, पीट बर्क, लॉक, थॉमस जेफरसन, जेम्स ओटिस आदि मुख्य थे। 1776 में थॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई। उसमें अत्यंत प्रभावशाली एवं उत्तेजक शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया गया। उसने राज्यतंत्र पर भी करारा प्रहार किया। थॉमस जेफरसन ने कॉलोनियल वासियों के विद्रोह करने के अधिकार का समर्थन किया और उनकी बढ़ती हुई स्वतंत्रता की इच्छा को प्रोत्साहन दिया। पैट्रिक हेनरी पराधीन से ज्यादा पायमाली को पसंद करते थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते थे कि स्वतंत्रता के वृक्ष को नवपल्लवित करने के लिए बार बार देशभक्तों और जुल्मगारों के लोही का सिंचन करना पड़ता है। इन सब विचारों ने स्वतंत्रता की भावना लोगों में प्रबल की। तत्कालीन कारण बोस्टन टी पार्टी सन 1773 में चाय का कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सीधा अमेरिका चाय भेजने का एकाधिकार प्रदान किया गया था, जिसका कॉलोनियल वासियों ने जबरदस्त विरोध किया। जब चाय से लादा हुआ जहाज अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचा तो वहां के कुछ नागरिक आदिवासियों जैसे कपड़े पहने उस जहाज पर पहुंचे और उन्होंने चाय की सभी पेटियां समुद्र में फेंक दी। इस घटना को हिस्ट्री में बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार ने बोस्टन बंदरगाह पर व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिया और इस प्रकार अमेरिकन उपनिवेश को विद्रोह की आग में धकेल दिया गया। 5 सितंबर 1774 को 13 कॉलोनियों के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें ब्रिटिश कानूनों का विरोध तथा व्यापार के बहिष्कार का निर्णय हुआ। 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना एवं कॉलोनियल वासियों के बीच लिंग्विस्टन में फर्स्ट संघर्ष हुआ। इसके पश्चात 4 जुलाई 1776 में फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें थॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया तथा जॉर्ज वॉशिंगटन को अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति नियुक्त किया गया। इस प्रकार अमेरिकी स्वातंत्र्य संग्राम पूरी तरह आरंभ हो गया, जो जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन के बीच 1776 से 1781 तक 6 साल चला, जिसमें छोटी बड़ी 10 से 12 लड़ाई हुई। फ्रांस, स्पेन और हॉलैंड ने अमेरिकी कॉलोनियों को सैन्य और नौसैनिक सहायता प्रदान की। फ्रांस सप्तवार्षिक युद्ध का बदला लेना चाहता था। फ्रांस के लाफायत ने अपने खर्च पर कॉलोनियों के पक्ष में लड़ने गए और फ्रांस के राजा लुई 16 ने 6000 सैनिकों की मदद की। आखिरकार कॉलोनियल वासियों की फौज ने यॉर्क टाउन में लॉर्ड कॉर्नवालिस के लश्कर को घेर लिया। सन 1781 में ब्रिटिश जनरल कॉर्नवालिस ने यॉर्क टाउन में वॉशिंगटन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। फिर वही कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल बनकर 1786 में भारत आया था। बाद में 3 फरवरी 1786 को पेरिस की संधि द्वारा अमेरिका की स्वतंत्रता मान्य की गई। 1787 में संविधान का निर्माण हुआ, जो 1789 में लागू हुआ। जॉर्ज वॉशिंगटन को प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के बाद 1797 में उन्होंने सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लिया। उन्होंने अमेरिकी स्वातंत्र्य संग्राम में संविधान बनाने में और राष्ट्रीय सरकार को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वॉशिंगटन की सेवानिवृत्ति के बाद जॉन एडम्स राष्ट्रपति बने। उनके समय में फ्रांस के साथ अनबन बढ़ी। उन्होंने धैर्य से काम लिया और संयुक्त राज्य अमेरिका को युद्ध से बचाया। इसके पश्चात 1801 में लोकतंत्र के जीवन प्रतीक थॉमस जेफरसन राष्ट्रपति बने। उसने फ्रांस के लुसियाना का क्षेत्र 1.5 करोड़ में खरीदा। इससे संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्रफल 2 गुना हो गया। सन 1817 में जेम्स मनरो राष्ट्रपति बने, जिसने मनरो सिद्धांत की घोषणा की, जिसमें कहा गया कि यूरोप को अब पश्चिम में नई संस्थान स्थापित करने का अधिकार नहीं है और यूरोपियन राज्य को अब नई दुनिया के लोगों के मामले में इस तरह से हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है जिससे उनकी स्वतंत्रता कम हो। इस साहसिक घोषणा ने लैटिन अमेरिकन गणराज्यों को यूरोपियन साम्राज्यवाद से बचाया। स्वतंत्र संग्राम के परिणाम की बात करें तो अटलांटिक महासागर के पार संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में एक शक्तिशाली राष्ट्र का उदय हुआ, जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया।
इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन एक नए राज्य के रूप में हुआ, जिसमें पहली बार लिखित संविधान शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत और व्यक्ति स्वातंत्रता का सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था के मूल आधार माने गए। इस सिद्धांतों का प्रसार यूरोप में भी हुआ और फ्रांस की राज्य क्रांति ने 1789 में इन्हीं सिद्धांतों को मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में समस्त विश्व के लिए स्थापित कर दिया। थैंक यू वेरी मच।